Time to start. Next question, example number 6.2. A progressive wave travels on a straight string. A particle on this string takes 4 milliseconds. ms मतलब मिलीसेकंड होता है to move from its mean position to one of the extreme positions. There is a progressive wave which is traveling through a straight string. इस straight string पे एक पार्टिकल है जो मीन पे था, मीन से वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के लिए उसको 4 मिलीसेकंड लग गए. The distance between the two consecutive points on the string which are at their mean position at a certain time instant is 2 centimeter. Find the frequency, wavelength and speed of the wave. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड अगर आपको वेव के बेसिक्स पता है. तो सबसे पहले अगर कहीं पे भी अटक जाओ ना तो जस्ट ड्रॉ वेव, यू विल गेट योर आंसर्स. पहली बात तो प्रोग्रेसिव वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. स्ट्रेच स्ट्रिंग पे कभी भी यू हैव ट्रांसवर्स वेव. क्या बोला है आगे, क्या बोला है? अ पार्टिकल ऑन दिस. तो इस पे अगर मैं एक पार्टिकल ले रहा हूं, पार्टिकल ऑन दिस, लेट अस टेक पार्टिकल एनीवेयर यू वांट, सिर्फ यहां पे ले लेते चलो, ठीक है. पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग टेक्स 4 मिलीसेकंड टू मूव फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू वन ऑफ द एक्सट्रीम्स, वन ऑफ द एक्सट्रीम्स. तो इसको यहां तक जाने में कितना टाइम लग गया? 4 मिलीसेकंड्स. तो मैं एक काम करता हूँ, साथ में गिवन पैरामीटर भी लिख लेता हूँ. इसको टी बोल देते हैं, स्मॉल टी. तो स्मॉल टी, तो स्मॉल टी इज 4 मिली सेकेंड्स. क्या बोला है आगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सक्सेसिव पॉइंट्स, ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट द मेन पोजिशन. तो कोई भी दो सक्सेसिव पॉइंट ले लो, ये ले लो और ये, सिर्फ वो होने चाहिए मीन, या फिर ये और ये, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स विच आर एट द मेन पोजिशन. इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ एक्स. कितना बोला? एक्स 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. तो एक्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. ओके. फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड. फाइंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड. सिंपल है. एन और लैम्डा फाइंड करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा. अब हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? यू हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा. वन अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. तो बेसिकली अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है, क्योंकि जब एक वेव एक मीडियम से पास होता है तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम मीन टू राइट एक्सट्रीम टू लेफ्ट एक्सट्रीम टू मीन? टाइम पीरियड. बराबर. तो सिर्फ एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगता है? हाँ, T/4. तो तुमको ये जो टी दिया है वो क्या है? T/4 है. तो स्मॉल टी इज इक्वल टू T/4. तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल टी. तो 4 इंटू 4, 16 मिली सेकेंड्स. भूलना मत, है मिली सेकेंड है, मीटर सेकेंड नहीं है, मिली सेकेंड है. तो टी इक्वल टू 16 इंटू 10⁻³ हो गया. तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड. 1/16 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 10⁻³ मतलब 1000 इंटू 10 अपॉन 16. 16 को मैं लिख दूंगा 4 इंटू 4. मुझे सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल करना है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. नहीं तो 1/16 डायरेक्टली याद होगा तो भी चलता है. व्हाट इज 1/16? हाँ, तो 0.0625 इंटू 10⁻³. व्हाट इज 0.0625 इंटू 10⁻³? 62.5. तो 62.5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है. आ गया. उसके बाद आपको पूछा है वेवलेंथ. अरे, अगर आपको याद होगा यहां से यहां तक कितना होता है, तो फिर यहां से यहां तक कितना है? लैम्डा. ये दो कॉन्जिक्यूटिव है क्या? नहीं, ये अल्टरनेट है, एक छोड़ के है. इन्होंने तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है? टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स विच आर एट मीन पोजीशन, विच आर एट मीन पोजीशन. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? लैम्डा बाई 2.
तो ये जो x दिया था वो क्या था, λ/2 था। ओके, ऑल्सो x इक्वल टू λ/2, व्हाट इज लैम्बडा, 2x। 2x तो 2 इंटू 2 मतलब कितना, 4, 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 × 10⁻² मीटर। तो 4 × 10⁻² मीटर, ये आ गया वेवलेंथ। क्या चाहिए था, और स्पीड, वी व्हाट इज स्पीड, एन लैम्डा। तो 62.5 इंटू कितना, 4 इंटू कितना, 10⁻²। 62.5 का डबल 125, उसका डबल 250, बराबर ना, सही है ना। हाँ, तो 250 इंटू 10⁻², मतलब कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सिंपल ही है, सेम फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.3। ठीक है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन two successive nodes in a stationary wave on a string vibrating with a frequency of 64 hertz. The velocity of the progressive wave that resulted in the stationary wave is 48 meter per second. Find the distance between two successive nodes. What is the distance between two successive nodes? λ/2. तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज λ/2। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, आपको बोला है जिस स्ट्रिंग पे ये स्टेशनरी वेव फॉर्म हुआ उसका फ्रीक्वेंसी 64 हर्ट्ज है, मतलब आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एन की वैल्यू कितनी है, 64 हर्ट्ज। द वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दैट रिजल्टेड इन द स्टेशनरी वेव एस। वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, आपको याद होना चाहिए स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है। यू हैव वन वेव दैट गोज एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, सही है ना। तो वेलोसिटी प्रोग्रेसिव वेव का होता है, स्टेशनरी का नहीं होता है। तो जो दो प्रोग्रेसिव वेव का इंटरफेरेंस हुआ, उन दो प्रोग्रेसिव वेव का स्पीड कितना था, 48 मीटर पर सेकेंड। 48 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 48 मीटर पर सेकेंड। गुड। तो वेरी इजी, डायरेक्टली सोल्यूशन पे आ जाते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या ही लिखना है, तुमको तो पता ही है। v इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू v/n। तो v दिया है, n दिया है, हो गया क्वेश्चन खत्म। lambda equal to v 48 and 64. What is 48 or 64? 3 by 4. What is 3 by 4? 0.75। आपको लैम्डा बाई 2 चाहिए था और ये मीटर में है। What is lambda by 2? 0.75 by 2. How much is that? 75 का आधा, 0.375। Done. Let us jump to practice problem। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10। और एक क्वेश्चन है जो शायद नोट में नहीं दिया मैंने, तो वो भी बता देता हूं मैं, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे बट आफ्टर दिस क्वेश्चन इज डन। A wave of frequency 500 hertz is traveling with a speed of 350 मीटर पर सेकेंड। वापस वही फ्रीक्वेंसी दिया है, स्पीड दिया है, तो वेवलेंथ मिल जाएगा आपको यहाँ से। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट at times 1.0 milliseconds apart? What will be the smallest distance between two points which are 45 degree out of phase at any instant of time, at an instant of time? तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले तो क्वेश्चन पूरा समझ लो। हमारे पास ना गिवन पैरामीटर में है वेलोसिटी और क्या है, फ्रीक्वेंसी, है ना। कितना वेलोसिटी, कितना है, कितना, 350 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है, 500 हर्ट्ज। अब आपको पूछा क्या क्या है, दो केसेस है, केस ए और केस बी। क्या क्या पूछा है, केस ए में क्या पूछा है आपको, व्हाट इज द फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाइव, और दूसरे में पूछा है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मतलब पार्ट डिफरेंस। एक में पूछा है फेज डिफरेंस, एक में पूछा है पार्ट डिफरेंस। तो केस ए में पूछा है फेज डिफरेंस और पार्ट पार्ट टू में पूछा है पार्ट डिफरेंस, करेक्ट।
देन आगे क्या बोला है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स। तो दो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मीडियम के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो दो डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितना प्रोवाइडेड, व्हाट इज द व्हाट इज द टाइम डिफरेंस गिवन टू यू, 1 मिली सेकेंड। अभी यहीं पे होता है कंफ्यूजन। व्हाट इज द फेज डिफरेंस समझ में आ गया, क्या पूछा है, बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो पार्टिकल, ये भी समझ में आ गया। एट अ सर्टन पॉइंट एट टाइम्स 1 मिली सेकेंड अपार्ट, यहाँ होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि देखो क्या है, मैंने आपको जब भी वेव मैंने बताया था, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी एक डिस्टरबेंस आप प्रोपोगेट करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्टरबेंस मतलब वेव कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से, कहाँ जा रहा है, राइट में। तो सबसे पहले ये पार्टिकल आएगा एसएचएल में, क्योंकि यहाँ पे वेव पहले पहुंचा। फिर दूसरा पार्टिकल आएगा, फिर तीसरा पार्टिकल आएगा, फिर चौथा पार्टिकल आएगा। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे डिस्टरबेंस पहले पहुंच गया, और यहाँ पे डिस्टरबेंस कुछ टाइम के बाद पहुंचा, आफ्टर सम टाइम। तो वो जो सम टाइम है वो दिया है 1 मिली सेकेंड। तो दो पॉइंट्स का आप कंपेरिजन करते वक्त या तो फेज कंपेयर कर लो, जिसको तुम फेज डिफरेंस बोलते हो, या डिस्टेंस कर लो, जिसको तुम पार्ट डिफरेंस बोलते हो, या फिर तुम टाइम में भी बोल सकते हो कि पहले यहाँ पहुंचा 1 मिली सेकेंड के बाद वहां पहुंचा। तो यहाँ पे जो ये तुमको बोला ना, वो बताया है इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफरेंस। So you are supposed to find out phase difference, right? For time difference delta t equal to how much? 1 millisecond. Part difference पूछा है between two points which are 45 degree out of phase. मतलब part difference for phase difference of 45 degree. What is 45 degree in radians? Pi. तो क्वेश्चन समझ में आया क्या पहले? तो जब भी एक वेव पे तुम दो पार्टिकल्स या दो पॉइंट्स को कंपेयर करते हो, तो तुम्हारे पास एक्चुअली तीन तीन पैरामीटर है। हमने अब तक दो ही देखे थे, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस। तुम्हारे पास फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस और टाइम डिफरेंस तीनों ही है। तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते थे, तो बोल दिया इन्होंने। चलो देखते हैं अब कैसे सॉल्व करना, देखते हैं। डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन, विल नॉट राइट डाउन फॉर्मूला। व्हाट इज फेज डिफरेंस? 2 pi by lambda. Phase difference is 2 pi by lambda into part difference. Okay, delta. Part difference of distance. What is distance? Speed into time. ऐसे ही होता है ना? हाँ. But part difference is distance, and distance is basically speed into time. Okay. बराबर है. Path मतलब distance. Distance मतलब speed into time. बराबर है. तो 2 pi by lambda into vt. What is v? And lambda. ओके, तो 2 पाई और ये आ जाएगा एन लैम्डा। वेवलेंथ वेवलेंथ हो गया कैंसल। तो 2 पाई एन टी, 2 पाई एन टी, फेज डिफरेंस इज 2 पाई एन टी। डू यू नो व्हाट इज एन? ऑफ कोर्स दिया है, कितना दिया है, 500। डू यू नो व्हाट इज टाइम गिवन टू यू? 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड मतलब 1 × 10⁻³ तो ये 1 × 10⁻³ था। 50 × 2, हाँ हाँ, 500, 500। तब तो अच्छा हो गया हमारे लिए। तो व्हाट इज 500 × 2? 1000। 1000 × 10⁻³ कैंसल। व्हाट इज 5? वेरी गुड। नंबर टू, नंबर टू, डेल्टा। ये तो क्या ही करना है, और फॉर्मूला है वही। दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू दिस। व्हाट इज दिस? पाई/4, 45 डिग्री ना। ओके, व्हाट इज लैम्डा? व्हाट इज लैम्डा? v/n। v इक्वल टू एन लैम्डा, तो v इक्वल टू, बराबर है ना, फाइंड किया, वही आएगा। और क्या होगा, v इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू v/n। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट करो और वैल्यू फाइंड करो। और ऑल्सो यू हैव फाई इक्वल टू पाई/4। तो ठीक है, फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा v/n, v/n इंटू डेल्टा। दिस इज पाई/4, 2 पाई n कितना देता? 500, 500। और ये था शायद 350, 350 था ना।
सेवन जा एंड 10 हो गया, हो गया। फाइव फाइव भी हो गया, कैंसल। कर लो सॉल्व। 7/80। ओके, व्हाट इज 7/80? 7/8 कितना होता है? 7/8, व्हाट इज 1/8? व्हाट इज 1/8? अरे, जिनको नहीं आता मैं उसके लिए पूछ रहा था, व्हाट इज 1/8? व्हाट इज 1/4? 0.25। व्हाट इज 1/8? 0.125। तो मैंने क्या किया, 7 अलग लिख दिया, 1/8 अलग लिख दिया, और 8 10 ऊपर जाके 10 टू ओके। ओके, डू यू नो व्हाट इज 125 into 7? डू यू नो व्हाट इज 12.5 into 7? Do you know what is 12.5 into 6? अरे 12.5 into 8 कितनी बार बताया मैंने? 100 होता है 100। तो 12.5 into 7 कितना होता है? 87.5। 87.5। अब फिलहाल ना, फिलहाल एक काम करना। तो तुमको क्या पता था? तुमको पता था 12.5 into 7। तुमने क्या लिखा? 12.5 into 7, 87.5। सही है ना? तुम 12.5 into 7 कर रहे थे कि 0.125? ये नंबर क्या है इधर? 0.125 इंटू 7 बताओ कितना आएगा? 0. पक्का? श्योर श्योर। इंटू 10⁻⁻1, तो 0. हो गया। ऑफकोर्स मीटर में आएगा ये, तो यही आंसर आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने जो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन देखा था, तो जब हम लोग थ्योरी कवर कर रहे थे तो हम लोग स्टेशनरी वेव बता रहे थे ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। ड्रॉ भी हमने वैसा ही किया था ना, ट्रांसवर्स वेव है स्ट्रिंग पे, वो रिफ्लेक्ट होके आया, लूप बन गए। तो ऐसा सेम साउंड वेव के लिए भी होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी होता है। तो यू मे आल्सो हैव स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन फॉर साउंड वेव। और उसका आपको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट है, जो भी इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें आएगा वो। लेकिन उस केस में हम लोग साउंड वेव जो है वी बेसिकली ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। तो उस केस में दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। तो वेवलेंथ कैसे फाइंड किया हमने? अभी तुमने देखा कैसे फाइंड करते वेवलेंथ। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स? λ/2। अब होता क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकिन काम में आएगा, जेई नीट में तो लग ही जाएगा यहाँ पे। जब भी स्टेशनरी वेव बनते हैं तो क्या बनते हैं? नोड्स एंड एंटी नोड्स। मतलब देर आर सर्टन पॉइंट्स विच डू नॉट हैव एनी डिस्प्लेसमेंट नोड्स, देर आर सर्टन पॉइंट्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हो, एंटी नोड्स। इस कंडीशन को बोलते हो रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। रिमेंबर दिस। तो अल्टीमेटली रेजोनेंस पे एंटी नोड्स बनते हैं, ये पता होना चाहिए, नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो रेजोनेंस पे द सिस्टम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो जब आप वाटर में से साउंड वेव को प्रोपोगेट करोगे तो सेम सिस्टम होता है। नीचे एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है विच प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस, क्योंकि साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा दैट क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन विल ट्रैवल, और उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर होता है, वहां से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर आएगा। रिमेंबर दिस, सेम साउंड वेव गोज एंड सेम साउंड वेव्स इज रिफ्लेक्टेड बैक। सेम कॉन्सेप्ट है ना, ट्रांसवर्स वेव गोज एंड ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी हो गया सेम, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है अपोजिट। क्लियर? तो स्टेशनरी वेव में वेव गया, वही वेव वापस आया, राइट? तो क्या बन गया? स्टेशनरी वेव। क्लियर? तो ऐसा साउंड में भी होता है, लेकिन ये जो स्टेशनरी वेव बनता है ना, ये किसी भी डिस्टेंस के लिए नहीं बनता है, वो हम देखेंगे आगे, वी विल सी। बट यू नीड टू रिमेंबर नाउ, वेन एवर यू हैव फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, तो वो होता है पर्टिकुलर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए, कभी भी नहीं बनता वो। देयर हैज टू बी पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो सिमिलरली साउंड के केस में जब देखोगे ना, तो ये नीचे था क्रिस्टल,
क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो वाइब्रेशन जनरेट कर रहा था, और ऊपर था रिफ्लेक्टर। तो यहाँ से कंप्रेशन रिफ्लेक्शन जाएंगे और रिफ्लेक्ट होके आएंगे। तो हर बार स्टेशनरी वेव नहीं बनता, यू हैव टू एडजस्ट द डिस्टेंस। डिस्टेंस एडजस्ट करोगे तो यू विल सी दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। यू विल सी, यू कैन नॉट सी, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे जो ट्यूब होता है दैट इज मेटालिक, कंप्लीटली एंक्लोज होता है, तो तुम देख नहीं सकते। तो तुम्हारे पास एक मेजरमेंट के लिए डिवाइस दिया होता है जो तुमको बताता है कि हाँ अभी स्टेशनरी वेव बन गया। क्या बन गया? स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव जब बनता है ना, तो उसके पहले पहले मोड में मैंने तुमको बताया था कि हर बार नंबर ऑफ लूप नहीं बनते। सबसे पहले एक ही लूप बनता है। क्या बनता है? एक लूप, सिंगल लूप। तो हम डिस्टेंस चेंज करते जा रहे थे, मतलब बढ़ाते जा रहे थे। तो जब पहली बार रेजोनेंस होगा, मतलब जब पहली बार स्टेशनरी स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा, तो कितना लूप बनेगा? वन। यहाँ पे पता है क्या होता है? नोड। यहाँ पे पता है क्या है? ये एंटी नोड है, नोड है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? लैम्डा बाई टू। और यहाँ पे मार्किंग होता है कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर। तो जो भी लेंथ आएगा वो क्या होगा? लैम्डा बाई टू। तो व्हाट विल लैम्डा? टू टाइम्स ऑफ दैट लेंथ। तो इससे तुम ये कॉन्सेप्ट यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। वो एक्सपेरिमेंटली था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो ये है सेम कॉन्सेप्ट बट थ्योरेटिकली। अ साउंड वेव इन अ सर्टन फ्लूइड। क्या बोला है? फ्लूइड, मैंने अभी बोला। पिछले केस में हमने क्या लिया था? फ्लूइड, वाटर। तो साउंड वेव इन अ सर्टन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टैकल। तो रिफ्लेक्टर भी बताया था मैंने। तो रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टैकल टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव। तो रिफ्लेक्ट होके आया तो स्टेशनरी वेव बन गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स lambda by 2, 3.75 centimeter. If the velocity of sound is 1500 meter per second, find the frequency. जोक है, जोक। तो आपको डिस्टेंस दिया है बिटवीन टू नोड्स 3.75 सेंटीमीटर। आपको दिया स्पीड, कितना दिया है? 1500 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है फ्रीक्वेंसी की। तो हाउ विल यू फाइंड आउट? v इक्वल टू एन एम, n इक्वल टू v बाय लैम्डा। n इक्वल टू v बाय लैम्डा। v दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 1500। व्हाट इज लैम्डा फ्रॉम हियर? 7.5 सेंटीमीटर। तो लैम्डा इज 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 7.5 इंटू 10 टू -2। तो 7.5 इंटू 10 टू -2। मैं काम करता हूँ, इसको 15 इंटू 100 लिख देता हूँ। 7.5 इंटू 10 टू -2 कर देता हूँ। वन जा एंड टू जा, 2 इंटू 10 टू 4, मतलब 20,000 हर्ट्ज हो गया। ये 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज। तो इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सोर्सेस ऑफ साउंड। अच्छा, टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो दो sources of sound है which are at a distance of 4 meter from each other. They both emit sound with the same amplitude and frequency. Amplitude same है, frequency भी same है। ओके, 330 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मतलब एक ने कंप्रेशन इमिट किया तो उस टाइम पे सामने वाले सोर्स ने रेयरफैक्शन इमिट किया। एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू सोर्सेस विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम? गुड क्वेश्चन। तो बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने जितना थ्योरी किया है उसमें थोड़ा कुछ और देखना पड़ेगा। ओके, तो बीट फॉर्मेशन का थ्योरी होने के बाद वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। तब तक इसको पेंडिंग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हो जाएगा सॉल्व, यस। क्वेश्चन नंबर 13। Two sound waves travel at a speed of 330 meter per second. If their frequencies are also identical, frequencies are identical मतलब frequencies are same and are equal to 540. तो दोनों का frequency आपको दे दिया 540. What will be the phase difference between the two waves at point 3.5 meter from one source and 3 meter from the other? तो दो साउंड वेव है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है, दोनों का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस फाई between the waves at points 3.5 meter from one source and 3 meter from the other source if the sources are in phase। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो हो सकता है तुम पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, पर प्रोवाइडेड पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे जरा बताओ। तो पहले तो गिवन पैरामीटर देख लेते हैं। ओके, गिवन पैरामीटर में दोनों साउंड वेव का स्पीड सेम है बिकॉज बोथ आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द सेम मीडियम मतलब एयर। तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 540 हर्ट्ज। एक का डिस्टेंस है X1 है 3.5 मीटर और दूसरे का डिस्टेंस है 3 मीटर। क्या पूछा है, क्या पूछा है? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब फाई। बताओ कैसे फाइंड करेंगे? हम्म, हाँ, यस। कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, एकदम सिंपल है ये। कैसे फाइंड करोगे? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, ठीक है। ओके, व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? x1 माइनस x2, हाउ मच? 0.5। तो पार्ट डिफरेंस कितना है? 0.5। अब इसे तुमको क्या चाहिए? वेवलेंथ। v दिया है, n दिया है, हाउ डू फाइंड आउट वेवलेंथ? v इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू v बाई n। तो v इक्वल टू n लैम्डा, v1 इक्वल टू n1 लैम्डा वन, v2 इक्वल टू n2 लैम्डा। तो बात एक ही है, दोनों सेम है। So you will have lambda equal to v by n. What is v given to you? 330. This is 540. What is 330 by 540? 11 by 3 का टेबल पता होना चाहिए ना। 11 का 18 का हो गया। 11 by 18 रहने दो उसको वैसे, डो नॉट सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ यूज ही करना है। तो देयरफॉर फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज 11 बाय 18, 18 है ऊपर। डेल्टा कितना था? 0.5, 0.5 ना। Now 18 into 0.5 is 9, 9 into 18, 18 pi by 11, 18 pi by 11, 18 pi by 11। क्या दिया आंसर? 1 पॉइंट, तो 18 बाई 11 1.64 ही होता है। तो आ गया 1.64 पाई। बस। तो एक क्वेश्चन है जो प्रिंट नहीं हुआ, तो ठीक है, सम सब क्वेश्चन ऑफ सम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है वो क्वेश्चन, तो कुछ जरूरत भी नहीं क्वेश्चन लिखने की। सिर्फ आपको बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ वेव होना चाहिए था, वो उधर प्रिंट हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। तो ठीक है, एनीवेज, तो हमको एक वेव का इक्वेशन दिया है और वो दिया है 0.2 साइन 4 पाई, साइन 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8 in SI units. In SI units, what do you mean by SI units here? Amplitude will be in meter, y will be in meter, x will be in meter, t will be in seconds। और आपको बोला है फाइंड, तीन चीजें फाइंड करने के लिए बोला है। व्हाट अ जोक। नंबर 1 वेवलेंथ, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, एंड नंबर 3 एम्पलीट्यूड। ये गिवन इक्वेशन है। व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक? ए साइन
2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी बराबर 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 ऐसा रखिए। व्हाट इज ए? हाँ, तो देयरफॉर 0.4 कैसे आ गया? अरे मैंने ए पूछा, ए पूछा, ए साइन के बाहर होता है, अंदर नहीं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? 0.2 किलोमीटर मीटर। ओके। हाँ, अब भी जब कंपेयर करोगे तो टी इज नॉट 0.08। ये जो 4 पाई है ना, इसका 2 निकाल के अंदर शिफ्ट कर दो। तो रिमेंबर वाइल कंपेयरिंग सिर्फ करना क्या था, ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन, इसका जो 4 पाई है, इसको इधर करना पड़ेगा 2 पाई। ये 2 हो गया, ये 2 यहाँ गया, ये 2 यहाँ गया, तो ये आ गया 0.04। वेरी गुड। और ये आ गया 0.4, 0.04, 0.4। क्या पूछा था? और वेवलेंथ। तो व्हाट इज वेवलेंथ? 0.4 मीटर। ओके। और क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड इज 0.04, मतलब 4 × 10⁻²। हाउ डू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी? 1/T। तो 1/4 × 10⁻², तो 100/4 इज 20। चलो इतना कर ही लिया, तो वेलोसिटी बता दो। तो v इक्वल टू एन लैम्डा। व्हाट इज एन? 25। व्हाट इज वेवलेंथ? अभी तो फाइंड किया था, कितना? 0.4। व्हाट इज 20? हाँ, 10 मीटर पर। हो गया क्वेश्चन का। ऑलराइट, तो वी विल नाउ गो अहेड विथ नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक। तो अगला थ्योरी टॉपिक है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। लेकिन उससे पहले, हार्मोनिक्स ओवरटोन ये क्या होता है उससे भी पहले, अगर आपको याद होगा, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट किया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। वेव क्या होता है, उससे प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, और फिर दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स, आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक वेव्स। मतलब एक वेव था, वो गया, वही रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, क्या बन गया? स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव के प्रॉपर्टीज हमको देखने हैं। तो स्टेशनरी वेव के प्रॉपर्टीज को हमको प्रोग्रेसिव वेव के प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करना है। सिर्फ याद ही रखना, जब तुम स्टेशनरी वेव के प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हो प्रोग्रेसिव वेव के साथ, तो प्रोग्रेसिव वेव सिंगल वेव होता है, मतलब वहां पे सुपर पोजिशन या इंटरफेरेंस की बात ही नहीं हो रही है। जब स्टेशनरी वेव की बात करते हो तो दो वेव्स का सुपर पोजिशन है, मतलब इंटरफेरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस, ये मेजर डिफरेंस है। तो पहले देख लेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो सबसे पहला, एज यू नो, पहला प्रॉपर्टी उसका डेफिनेशन ही होता है। तो याद है कि आपको हमने डिफाइन कैसे किया था? टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव। आइडेंटिकल क्यों? क्योंकि सेम वेव ही था, वही रिफ्लेक्ट होके आया। आइडेंटिकल मतलब उसका फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड होना चाहिए सेम। सो टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव traveling through a medium along the same path but in opposite direction interfere, then the resultant wave is in the form of loops which is called as stationary wave, right? ये दो तीन वर्ड्स है, along the same path। अरे जब वेव है ही एक, वही रिफ्लेक्ट होके आया, तो जो वेव पानी से जाएगा वो उसी से वापस आएगा, ऐसे तो होगा नहीं पानी से गया एयर में। तो ये छोटे छोटे चीजें, दैट दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग डाउन थिंग्स, बाकी कुछ नहीं होता। तुमको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करते हैं, सीधा बोल देते हैं कि एक वेव था, वही रिफ्लेक्ट होके आया, दोनों का इंटरफेरेंस हो गया, तो आइडेंटिकल भी बोलना नहीं पड़ता क्योंकि एक ही वेव था, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन भी नहीं बोलना पड़ता क्योंकि रिफ्लेक्ट होके तो अपोजिट नहीं आएगा। सेम पाथ भी नहीं बोलना पड़ता क्योंकि गया है तो वो उसी पाथ से आएगा। तो एनीवेज, व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग थ्रू same medium of course along same path in opposite direction interfere, then resultant wave is in the form of loops which is called as stationary wave. Okay, तो उसके बाद what you should know is, जब भी एक मीडियम में स्टेशनरी वेव सेटअप होता है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था और आपको भी अच्छे से याद है, जब स्टेशनरी वेव बनता है
तो जैसे जैसे ट्रांसवर्स वेव जब बनता है तो अल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ ऐसा होता है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। वैसे जब स्टेशनरी वेव बनता है तो नोड्स एंटी नोड्स नोड्स एंटी नोड्स। एंड यू नो नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट and antinodes are the points of maximum displacement. So when a stationary wave is set up in a मीडियम या तो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर एयर कॉलम हो सकता है। तो स्ट्रिंग और एयर कॉलम है वो। तो इधर स्ट्रिंग, जब तुम स्ट्रिंग की बात कर रहे हो तो यूर टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव। जब आप एयर कॉलम की बात करते हो यूर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोनों का एग्जाम्पल हमने अभी देखा, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ही देखा था हम लोगों ने, तो रिमेम्बर। जो साउंड वेव को बताया ना मैंने आपको, साउंड वेव जाएगा रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो वो कौन सा वेव था? लॉन्गिट्यूडनल। So whenever a stationary wave is set up in a medium, there are some points at which the displacement of the particle is zero. ऐसे पॉइंट में क्या हुआ था तुमने? नोड्स। Such points are called as nodes. और जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा and the point at which displacement of particles of the medium is maximum are called as antinodes. Good. तो तुमको याद है what is the distance between successive nodes and antinodes? सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड बोला मैंने, लैम्डा बाय। हाँ, तो ऐसे कुछ और प्रॉपर्टी बनते जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड और नोड्स, मतलब एंटी नोड टू एंटी नोड या फिर नोड टू नोड, लैम्डा बाय 2। तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड लैम्डा बाय 2, नोड नोड लैम्डा बाय 2। व्हाट इज एंटी नोड टू नोड? तो अगला प्रॉपर्टी आ जाएगा वो। इन अ स्टेशनरी वेव नोड्स एंड एंटी नोड्स आर अल्टरनेटिवली फॉर्म्ड, जैसे क्रेस्ट ट्रफ नोड एंटी नोड। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। ओके। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, स्टेशनरी वेव में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं, प्रोग्रेसिव वेव में भी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम परफॉर्म एसएचएम, यहाँ पे भी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म एसएचएम। बराबर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, प्रोग्रेसिव वेव में जो भी पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं सबका एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। पीरियड क्या है? सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। लेकिन स्टेशनरी वेव में पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। और ये कैसे तुम बोल सकते हो? हम ऐसा बता सकते हैं, डू यू रिमेम्बर स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन का जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था? पहले वेव को क्या लिया था तुमने? ए साइन 2 पाई NT - x/λ, और वो जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया 2 पाई NT + x/λ। तो तुमने यहाँ पे n यूज किया है दोनों में, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट्स क्या है? सेम है। और जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन बना था 2a cos of 2 π x/λ sin of 2 π NT, भूल गए ना? याद होना चाहिए, इसके लिए बोलता हूँ रिवाइज करो। याद ही नहीं है? स्टेशनरी वेव 2a cos of 2 π x/λ, इस 2a cos of 2 π x/λ को तुम बोलते हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट? और साइन ऑफ 2 π NT। तो जो दो वेव का इंटरफेरेंस होने के बाद जो स्टेशनरी वेव बना है उसका फ्रीक्वेंसी भी n है और कंपोनेंट्स का फ्रीक्वेंसी भी n था। बराबर। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? सेम होगा। वेरी गुड। तो देखो क्या बोला है इधर, क्या बोला है? इन स्टेशनरी वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म SHM of the same period as that of component wave but different amplitude। बराबर। तो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन जब होता है फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ऐसे कुछ पॉइंट्स है एक्सेप्ट दोज ऑफ नोड्स, वो तो डिस्कस हो ही नहीं रहे। रिमेंबर, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, भूलना नहीं इस चीज को। मैं बता देता हूँ ड्रॉ करके, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी बेसिक थिंग, एक्सट्रीमली बेसिक थिंग। देखो क्या होता है ना, ये था प्रोग्रेसिव वेव जो ट्रैवल करके गया, सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे थे, यही रिफ्लेक्ट होके आया, स्टेशनरी वेव बन गया। सही है। स्टेशनरी वेव का मतलब ही है स्टेशनरी, मतलब तुम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखोगे तुमको ऐसा ही दिखने वाला है। बराबर। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये होता है कि इधर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ।
ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम। ये कौन से है, एंटी नोड। और जो इन बिटवीन वाले हैं, नोड और एंटी नोड के बीच में, ये हो गए, दे आर वाइब्रेटिंग, यस। डू दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड एज दैट ऑफ नोड एंड एंटी नोड, नो, दे डोंट हैव। इसलिए तो वो हमेशा तुमको स्ट्रक्चर ही ऐसा दिखेगा। अगर तुम सिर्फ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे होते, सिर्फ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की बात अगर तुम कर रहे होते, तो उसमें तुम ऐसा वेव ड्रॉ करते हो, फिर बोलते हो कि कोई भी पार्टिकल जो है ना वो रेस्ट पे कभी नहीं होता, मतलब जो अभी एम्पलीट्यूड पे है वो बाद में मीन पे भी आने वाला है, और जो अभी मीन पे है वो बाद में एम्पलीट्यूड पे जाने वाला है। इधर वैसा कुछ भी नहीं होता, जो जहां है वो वहां है। दैट इज वाइट इज स्टेशनरी, राइट। तो इमेजिनेशन बड़ा हो तो समझेगा। और इक्वेशन से भी देखो, जो दो इंटरफेरिंग वेव्स थे उनका फ्रीक्वेंसी क्या था, सेम, मतलब कंपोनेंट्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, तो टाइम पीरियड क्या है, सेम। और जो फाइनल वेव बना जिसको तुम स्टेशनरी बोलते हो, उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, मतलब टाइम पीरियड क्या है, सेम। मतलब ये हो गया कि स्टेशनरी वेव जब बना तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, नोड्स छोड़ के, क्योंकि नोड्स के पॉइंट डिस्टेंस होते ही नहीं है, नोड्स छोड़ के बाकी सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऐसे थे, और पीरियड क्या है, सेम। सेम इन कंपैरिजन टू कंपोनेंट वेव्स, मतलब जो दो वेव्स का इंटरफेरेंस हुआ उसकी बात चल रही थी। क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का, श्योर श्योर। देन ऑल द पार्टिकल्स, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, जब तुम प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हो, सिर्फ मैं प्रोग्रेसिव वेव बोल रहा हूं, मैं स्टेशनरी वेव की बात नहीं कर रहा। प्रोग्रेसिव वेव में, प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, टाइम पीरियड क्या है, सेम, तो डिफरेंस क्या है, फेज। एक पार्टिकल और उसका नियरेस्ट पार्टिकल, बोथ डोंट हैव सेम फेज, क्योंकि अगर एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है तो दूसरा थोड़ा सा नीचे होगा, तीसरा और भी नीचे होगा, राइट। तो उसमें हमने प्रॉपर्टी लिखा था 11th स्टैंडर्ड में हुआ था, तो शायद तुमको याद नहीं भी होगा, तो कोई बात नहीं। फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ऐसा बोलते हो तुम, फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। स्टेशनरी वे में वैसा नहीं होगा। स्टेशनरी वे में एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उन सबका फेज होता है सेम, तो रिमेंबर दिस। इनसाइड अ लूप, इनसाइड अ लूप, जैसे ये, फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, इस लूप में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका फेज क्या है, सेम। ऑल द पार्टिकल्स within the loop are in the same phase of vibration। इसका मतलब, इसका मतलब ये भी होता है कि एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो हम साथ साथ है, मतलब एक साथ ही ऊपर गए, एक साथ ही नीचे आए, मतलब एक साथ ही मेन पोजीशन भी क्रॉस किया। सिर्फ याद रखो, एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग है, सबका एम्पलीट्यूड अलग है। एक का ये नोडल पॉइंट है, दूसरा थोड़ा ऊपर है, तीसरा इधर है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर नोडल आ गया। तो ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स नोडल पॉइंट और डिस्प्लेस होंगे नहीं, तो इनको तो भूल ही जाओ। बचे तीन, ये अपने मैक्सिमम पे है, ये अपने मैक्सिमम पे है, और ये अपने मैक्सिमम में, और तो तीनों अपने अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। तो तीनों एक ही टाइम पे कहाँ पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। फिर एक ही साथ कहाँ जाएंगे, नीचे। फिर एक ही साथ क्या क्रॉस करेंगे, मीन पोजीशन, बराबर। तो एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हो दे आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। इसका मतलब ये भी होता है कि एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उनका ऑसिलेशन नंबर भी सेम है, राइट, करेक्ट, क्लियर। सिर्फ डिफरेंस क्या है, एम्पलीट्यूड, दे डोंट हैव सेम एम्पलीट्यूड, और हमने पहले ही बोल दिया डिफरेंट एम्पलीट्यूड, राइट। तो समझ में आ रहा है वो क्या चल रहा है यहाँ पे, हम्म, पक्का, श्योर श्योर, ओके गुड। देन स्टेशनरी वेव्स आर डबली पीरियोडिक इन नेचर, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव भी डबली पीरियोडिक था, तो ये भी डबली पीरियोडिक होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबली पीरियोडिक? When something repeats itself after equal intervals of time, उसको तुम बोलते हो periodic in time. When something repeats itself after equal intervals of distance, उसको बोलते हो periodic in space। देखो अब ऐसा है, एक एंटी नोड के बाद नोड कब आया, लैम्डा बाई 4,
फिर नोड के बाद एंटी नोड कब आया, λ/4। फिर नोड कब आया, फिर वापस एंटी नोड कब आया। तो ये तुमको दिख रहा है हर बार सेम डिस्टेंस के बाद सेम चीज हो रही है। λ/2, हर बार λ/2 के बाद क्या आने वाला है, एंटी नोड। फिर क्या आने वाला है, एंटी नोड। फिर क्या आने वाला है, एंटी नोड। तो जैसे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव सिंगल वेव की जब बात कर रहे थे तो कभी भी यही हो रहा था, क्रेस्ट, फिर वेवलेंथ के बाद 1 λ के बाद क्रेस्ट, फिर और एक वेवलेंथ के बाद क्रेस्ट, फिर और एक वेवलेंथ के बाद क्रेस्ट। तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव भी क्या था, पीरियोडिक इन स्पेस, क्योंकि हर बार सेम डिस्टेंस के बाद सेम ही चीज दिख रही थी। और वो पीरियोडिक इन टाइम भी था, क्यों, क्योंकि अगर मैं सपोज उस वेव पे एक लोकेशन ले लूं, तो वो लोकेशन में जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। तो हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कहाँ मिलेगा, सेम पोजीशन में मिलेगा। मीन पे था तो एक टाइम पीरियड के बाद मीन पे, वापस एक टाइम पीरियड के बाद मीन पे, वापस एक टाइम पीरियड के बाद मीन पे। तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव वाज डबली पीरियोडिक एंड स्टेशनरी वेव इज आल्सो डबली पीरियोडिक। क्लियर, गुड। देन स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स, पता ही है नाम में, है स्टेशनरी, मतलब कहीं नहीं जाएगा, वो स्टैंडिंग है वो। भाई कहीं नहीं जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज जीरो। अभी एक बात बताओ, तुम कहीं नहीं जा रहे हैं तो तुम लोकल हो ना। लोकल का क्या मतलब होता है, जो कहीं नहीं जाता, तो तुम लोकल हो, मैं भी लोकल हूँ। तो जो वेव कहीं नहीं जाता उसको क्या बोलोगे, लोकलाइज्ड वेव। हैंस द वेव इज लोकलाइज्ड। और अगर मैं कहीं नहीं जा रहा तो मैं कुछ लेके भी नहीं जाऊंगा। तो वेव कहीं नहीं जा रहा तो वेव कुछ लेके नहीं जाएगा, मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द मीडियम। तो जब स्टेशनरी वेव बनता है तो स्टेशनरी वेव में जिस पॉइंट पे जितना एनर्जी है उतना ही रहता है। प्रोग्रेसिव वेव क्या करते हैं, दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब तक ना हम लोग स्टेशनरी वेव के जितने भी प्रॉपर्टीज मेंशन कर रहे थे, एट द बैक ऑफ माइंड, भले हमने बोला नहीं लेकिन दिमाग में, तो हमारे दिमाग में पिक्चर बनता है ट्रांसवर्स वेव का। ऐसा ही होता है। आ आ जाओ भी लॉन्गिट्यूडनल पे। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स, जैसे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव में नोड एंटी नोड बने। व्हाट इज नोड, नो डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंटी नोड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वैसे लॉन्गिट्यूडनल में भी होगा, क्या होगा, नोड एंड एंटी नोड। वेरी गुड। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव बाय द वे, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। तो कंप्रेशन ये नोड होगा कि रेयर फैक्शन ये नोड होगा। कंप्रेशन विल बी नोड, क्यों, क्योंकि पहले डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वाज सेम। सही है, राइट, करेक्ट, बराबर ना। जब नोड होता है तो नो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उस पर्टिकुलर मीडियम में जहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वहां पे पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या रह गया, सेम रह गया। और जहां पे एंटी नोड हुआ वहां क्या हो गया, बढ़ गया। सही है, राइट। तो नोड पे डिस्टेंस कम है पार्टिकल्स के बीच का, कि एंटी नोड पे कम है, नोड्स पे कम है। और जहां पे पार्टिकल का डिस्टेंस कम होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर। तो पढ़ो क्या लिखा है अब। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स द पॉइंट्स at which displacement is minimum, variation in pressure is maximum, क्योंकि प्रेशर वहां पे ज्यादा है। ओके, दे आर कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नोड, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा मतलब एंटी नोड, तो है वो नोड लेकिन प्रेशर क्या है वहां पे, ज्यादा है, तो उसको क्या बोलोगे, प्रेशर एंटी नोड, बराबर। है वो नोड क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है कम, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है कम, तो प्रेशर है ज्यादा। तो इंडिरेक्टली है वो नोड लेकिन बोलते क्या उसको, प्रेशर एंटी नोड। और तो फिर प्रेशर नोड पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो बन जाएगा प्रेशर नोड। सिर्फ नाम उल्टे हैं, राइट, करेक्ट। तो नोड मतलब कंप्रेशन,
लेकिन कंप्रेशन मतलब डिस्टेंस कम, मतलब प्रेशर ज्यादा, तो वो प्रेशर एंटीनोड है। राइट, एंटीनोड मतलब डिस्टेंस ज्यादा लेकिन प्रेशर है कम, तो वो प्रेशर नोड है। ओके, गुड। देन है हमारे पास टाइम। देन अब हमको प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव को कंपेयर करना है। बहुत इजी कंपेरिजन है। In case of progressive wave, the disturbance travels from one region to another region with definite velocity. क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव व्हिच कंटिन्यूअसली ट्रैवल्स इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन। जो ट्रैवल कर रहा है उसका वेलोसिटी होता है, और जो ट्रैवल नहीं कर रहा है जीरो। द डिस्टर्बेंस रिमेन्स इन द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, हेंस वेलोसिटी इज जीरो। उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम, वहां पे डिफरेंट। राइट, उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव में सारे के सारे पार्टिकल्स मीन को क्रॉस तो करते हैं लेकिन सेम टाइम पे नहीं करते। सो द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, एंड ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच लूप। सारे के सारे सिर्फ होता क्या है, लूप टू लूप। अगर एक लूप के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं ना, तो दूसरे के नीचे आ रहे हैं। मतलब एक लूप के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं तो एडजेसेंट वाले नीचे आ रहे हैं, तो वो जब मेन पोजीशन में आएंगे तो एक साथ आएंगे। करेक्ट, रिमेंबर दिस। तो प्रोग्रेसिव वे में सारे पार्टिकल्स मेन पोजीशन को एक साथ क्रॉस नहीं करते, और स्टेशनरी वे में एक साथ करते हैं। देन ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन प्रोग्रेसिव वे। वहां पे नोड्स को छोड़ के सारे पार्टिकल्स आर मूविंग, है ना। और पार्टिकल्स एट द पोजीशन ऑफ नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट, एंड ऑल अदर पार्टिकल्स आर मूविंग। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है, वेव ट्रैवलिंग है, तो वो एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। वहां पे देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। प्रोग्रेसिव वे में फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, स्टेशनरी वे में फेज चेंजेस फ्रॉम लूप टू लूप। तो एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स है दे आर इन सेम फेज, और एडजेसेंट में जितने भी है दे आर इन दे आर इन सेम फेज, बट दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। मतलब एक लूप के पार्टिकल सेम फेज में, बाजू वाले लूप के पार्टिकल उस लूप के लिए सेम फेज में, बट दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। मतलब एक लूप के पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, दूसरे कहा जा रहे हैं ऊपर। ये नीचे आएगा तो ये ऊपर, तो वही है। ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स, मतलब वन लूप, नोड टू नोड मतलब एक लूप। तो ऑल द पार्टिकल्स विद इन वन लूप मतलब बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अभी बताया था, सब एक साथ ऊपर सब एक साथ नीचे, एंड आर इन फेज। वाइल बाजू वाले लूप में क्या हो रहा है, वाइल दोज इन एडजेसेंट लूप आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफर इन फेज बाय 180 डिग्री। क्लियर। तो बाकी का हम लोग देखेंगे कल।